नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेके है। अभी पूरे दुनिया भर में बस कुछ ही ऐसे गिने चुने देश है जो कि 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें फिलहाल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे चल रहा है। इसके बाद मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक चाइना भी इस रेस में शामिल हो चुका है और अभी यूरोपियन यूनियन के अंदर यूके और फ्रांस की तरफ से दो अलग अलग प्रोग्राम के अंदर दो अलग अलग 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के बारे में विचार किया जा रहा है। इनमें से फ्रांस की तरफ से अभी जिस फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, इसका नाम फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी कि FCS है और इसमें अभी फ्रांस के साथ जर्मनी और स्पेन भी शामिल होकर इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे तरफ यूके की तरफ से अभी इटली और स्वीडन के साथ मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम टेम्पेस्ट रखा गया है। इनमें से अभी 3 से 4 मेजर फॉरेन कंपनी भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिसमें MBDA UK, BAE सिस्टम, रोल्स रॉयस और लियोनार्डो मौजूद होने वाले थे। लेकिन फिलहाल इसमें लियोनार्डो की बात करें तो वो अभी बाहर होने की चांसेस काफी हद तक बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले इटली की तरफ से टेम्पेस्ट के बदले जापान की FX फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला किया गया था। तो अभी यूके को अपनी इस फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एक और नई पार्टनर की जरूरत पड़ने वाली है, ऐसा डाउट किया जा रहा है, जो कि सही हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बात सही होने वाला है तो अभी यूके के PM बोरिस जॉनसन के इस भारत गश्त के दौरान उम्मीद किया जा रहा है कि यूके की तरफ से अभी भारत को इस प्रोग्राम में शामिल करने का ऑफर दिया जाए, क्योंकि इस दौरान भारत के गश्त पर यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ BAE सिस्टम के साथ साथ टेम्पेस्ट प्रोग्राम में इन्वॉल्व कुछ और भी ऑफिशियल भारत के गश्त पर आए हुए हैं। तो उम्मीद किया जा रहा है कि इस दौरान भारत को भी टेम्पेस्ट प्रोग्राम में शामिल होने का ऑफर दिया जा सकता है। और इस दौरान यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट दिए जा चुके हैं कि वो अभी भारत को मॉडर्न वेपन्स को और एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में मदद करने वाले और साथ ही भारत को अपनी खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने में भी यूके की तरफ से मदद करने का ऑफर दिया जा रहा है। तो हो सकता है इस दौरान टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंदर भी भारत को शामिल करने के बारे में ऑफर दिया जा सकता है, पर फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अभी के लिए स्पेकुलेशन ही होने वाले, क्योंकि अगर ऐसा ऑफर भारत को किया भी जाता है तब भी मुझे नहीं लगता कि भारत इसमें शामिल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत अभी सिर्फ अपनी खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर जेट के अलावा 6th जनरेशन एवियोनिक्स भी मौजूद होने वाली है। तो अभी एक और सेपरेट फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में भारत के शामिल होने के चांसेस मेरे हिसाब से काफी कम ही होने वाला है। अगला अपडेट माओइस्ट को लेके। जिस तरह कश्मीर में आतंकवादियों की तरफ से उत्पात मचाया जाता है, ठीक वैसे ही भारत की सेंट्रल रीजन में और साउथ ईस्ट रीजन में मौजूद कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झारखंड जैसे स्टेट हैं। यहाँ पे माओवादियों की तरफ से काफी उत्पात मचाया जाता है। वैसे अभी काफी हद तक माओवादियों को खत्म किया जा चुका है और उड़ीसा से लगभग इनको खदेड़ा जा चुका है, लेकिन फिर भी ये थोड़े बहुत मात्रा में छुपके रह जाते हैं और अब इन तीनों स्टेट में लोग छुपके रह रहे हैं। अब जंगल एरिया होने की वजह से हमारे CRPF के जवानों को इनको जड़ से मिटाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब CRPF की तरफ से कोई ऑपरेशन किया जाता है तो ये लोग घने से घने जंगल में चले जाते हैं, जिसके बाद इनको ढूंढने में काफी परेशानी होती है। अभी CRPF की तरफ से बताया गया कि इन तीनों स्टेट्स में अभी जिन जिन एरिया में माओवादियों को सबसे सक्रिय पाया जा रहा है, उन सभी रीजन में अभी 20 नए हेलीपैड्स को बनाने का फैसला किया गया है। CRPF की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी ऑपरेशन के दौरान हेलीपैड्स काफी मायने रखने वाले हैं। स्पेशली अगर ऑपरेशन के दौरान कोई जवान हमारा घायल होता है तो उसको वहां से उन जगहों से तुरंत ही एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल तक लिया जा सकता है, वरना एक तो कई ऐसे जगह हैं जहां पर रोड्स तक नहीं है और रोड्स है भी है तो उनमें हॉस्पिटल जाते जाते काफी टाइम लग सकता है, जिस वजह से इवैक्यूएशन के दौरान हेलीपैड काफी काम आने वाले हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ की अलग अलग लोकेशन में लगभग 13 नए हेलीपैड्स को पहले से ही बनाया जा चुका है, जो कि ऑपरेशनल है। इसके अलावा उड़ीसा में 4 और झारखंड में 3 हेलीपैड को बनाया जा चुका है, जिसके बाद अभी एडिशनली 20 हेलीपैड्स को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिनकी कंस्ट्रक्शन आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर शुरू होने वाला है। ये जितने भी हेलीपैड्स अभी बनाए जाने वाले इन सभी में नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी होने वाली है और इनको रात में भी ऑपरेट किया जा सकता है। और इन हेलीपैड्स में सेंसर्स और इन्फ्रारेड की मदद से इनकमिंग हेलीकॉप्टर्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जा सकेगा, जिस वजह से रात में हो जाए या दिन में हो जाए यहाँ पे लैंड करने में या इनको नेविगेट करने में पायलट्स को कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। और साथ ही इससे एक्सीडेंट्स का जो चांसेस रहेगा वो काफी हद तक रिड्यूस होने वाला है। अगला अपडेट यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की भारत गश्त को लेकर है।
ये बात तो आप सब अभी तक जान चुके होंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज अभी पूरी तरीके से रशिया के खिलाफ हो चुके हैं। और अभी जब यूके के प्राइम मिनिस्टर भारत के गश्त पर आए हुए हैं, उनकी इस विजिट के दौरान वो प्राइमरीली भारत को वेपन्स के बारे में या वेपन्स के मामले में मदद करने के लिए बोल तो रहे हैं, लेकिन बदले में उनको उम्मीद है कि ऐसा करने से वो भारत के रशियन वेपन के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि आगे चल के रशिया के ऊपर भारत इतना डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और ऐसा होने से भारत आगे चल के रशिया को सपोर्ट नहीं करेगा। इस बीच जब पीएम बोरिस जॉनसन भारत के गश्त पर आए थे और भारत में लैंड किए थे, तो पहुंचने के बाद एक चीज देखने को मिला था, जिसमें गांधीनगर से यूके के प्राइम मिनिस्टर को पिकअप करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की एक MI-17 हेलीकॉप्टर के बदले चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। अब इसकी वजह क्या था ये तो क्लियरली बताया नहीं गया, लेकिन इसको लेके इतना पता चला कि यूके के प्राइम मिनिस्टर के भारत आने से पहले ही जब उनकी सिक्योरिटी टीम आके भारत में पहुंची थी, तो उनकी तरफ से MI-17 के बदले चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से उनकी प्राइम मिनिस्टर को गांधीनगर से बड़ौदा तक फेरी करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था, जिसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने चिनूक हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ एयरवेज से वहां पर बुलाया गया था। अब चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये मेनली एक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और इंडियन एयरफोर्स में भी इनका इस्तेमाल हेवी लिफ्ट ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जबकि जितने भी VVIP मिशन होते हैं उनके लिए स्पेशली MI-17 का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको VVIP रोल के लिए मॉडिफाई किया गया है। लेकिन शायद अभी रशिया के ऊपर खुश ना होने की वजह से यूके के प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से रशियन हेलीकॉप्टर में फ्लाई करने से इनकार किया गया था, लेकिन ओपनली इस बात को बताया नहीं गया था और ना ही इसके लिए भारत की तरफ से उनको कोई सवाल किया गया था। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से है। हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की तरफ से भी DRDO के साथ अभी नई चैप टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने के लिए टाई अप किया जा रहा है। और ऐसा करने में भारत पूरे दुनिया भर में दूसरा देश होने वाला है जिसके पास नेवल वेसल के लिए भी चैप टेक्नोलॉजी मौजूद होने वाली है। अब अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के पास ही मौजूद है और यहाँ तक कि चाइना के पास भी अभी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, लेकिन भारत की तरफ से अभी इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से इंडिजिनसली डेवलप कर लिया गया। अब नॉर्मली आप सब चैप के बारे में जानते होंगे, जिनको रडार गाइडेड मिसाइल्स को इवेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से छिपकली को जब कोई बिल्ली या कोई बड़ा जानवर पकड़ने की कोशिश करता है तो अपनी पूंछ को अपने आप ही तोड़ देता है, और जब पूंछ टूट जाता है तो तितर वितर होने लगता है। और ऐसे में बिल्ली को लगता है कि असली छिपकली है और उस वजह से वो पूंछ का पीछा करने लगता है, और इस दौरान जो ओरिजिनल छिपकली होता है वो वहां से निकल जाता है। ठीक वैसे ही जब किसी एयरक्राफ्ट के ऊपर रडार गाइडेड मिसाइल को फायर किया जाता है तो मिसाइल एयरक्राफ्ट को एक पर्टिकुलर लोकेशन में और एक पर्टिकुलर रडार सिग्नेचर के साथ ट्रैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एयरक्राफ्ट की तरफ से इनकमिंग मिसाइल को इवेट करने के लिए चैप्स को ड्रॉप किया जाता है, जो कि मिसाइल के रडार के लिए एयरक्राफ्ट का एक भ्रम को पैदा करते हैं और मिसाइल को लगता है कि असल में एयरक्राफ्ट है, और तभी एयरक्राफ्ट वहां से निकल गया होता है। अब जिस तरीके से एयरक्राफ्ट के ऊपर रडार गाइडेड मिसाइल को फायर किया जा रहा है, ठीक वैसे ही नेवल वेसल के ऊपर भी ऐसे ही मिसाइल को फायर किया जा सकता है। स्पेशली चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल आगे चल के नेवल वॉरफेयर में भारत के लिए काफी बड़े खतरे होने वाले हैं, तो ऐसे में उनसे हमारे वॉरशिप्स को बचाने के लिए नेवल चैप सिस्टम को डेवलप किया गया था। लेकिन इनके काम करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं। इनको नेवल वेसल में रॉकेट की तरह ऊपर फायर किया जाता है ताकि इनकमिंग मिसाइल शिप्स की ओरिजिनल लोकेशन के बदले चैप्स को फॉलो करने लगे, और इनको बल्क में शूट करना पड़ता है, जो कि एक बड़े क्लाउड को फॉर्म करते हैं, जो कि एक शिप की तरह RCS वाले रीजन को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक नेवल वेसल के मौजूद होने का भ्रम पैदा करता है। और ऐसे में जो मिसाइल होता है उसको लगता है कि नहीं ये जो है ये असली वॉरशिप है, तो उसका पीछा करने लगता है। अब ऐसे एडवांस चैप टेक्नोलॉजी को DRDO की तरफ से डेवलप कर लिया गया, जिसमें 3 डिफरेंट कैटेगरी की चैप रॉकेट मौजूद है, और इसमें जरूरत के हिसाब से शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज रॉकेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट तेजस MK-1A को लेके, जैसे कि पहले भी ये बात बताया जा चुका था कि तेजस के एक LSP यूनिट को अभी तेजस MK-1A में इस्तेमाल होने वाले सब सिस्टम के साथ टेस्ट करने का फैसला किया गया था, और तेजस की एक LSP यूनिट में सभी सिस्टम को इंटीग्रेट करके पहले वैलिडेट किया जाने वाला था। अभी बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से अगले महीने ही तेजस MK-1A की पहली फ्लाइंग टेस्ट बेड को तैयार किया जाने वाला, और रोल आउट करने के साथ साथ इसकी ग्राउंड ट्रायल को भी कंप्लीट करके जून तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया जा रहा है। इस फ्लाइंग टेस्ट बेड में अभी उत्तम एसा रडार के बदले एल्टा की 2052 एसा रडार का इस्तेमाल किया जाएगा, और 2024 तक जब तेजस MK-1A की ऑफिशियल डिलीवरी शुरू किया जाएगा, उससे पहले ही तेजस MK-1A में इस्तेमाल होने वाली सभी अपग्रेडेड सिस्टम को अभी इस फ्लाइंग टेस्ट बेड में एक एक करके इंटीग्रेट करके टेस्ट करने का प्लान किया गया है।
अभी एक नहीं बल्कि एक और फ्लाइंग टेस्ट बेड को भी तैयार करने का प्लान बनाया जा रहा है और अभी तेजस की एक और LSP यूनिट को तेजस Mk-1A फ्लाइंग टेस्ट बेड में मॉडिफाई करना शुरू किया जाने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ी चेंजेस होने वाली है वो कुछ इंटरनल डिजाइन चेंजेस होने वाली है, जिसमें तेजस Mk-1 की एयरफ्रेम की डिजाइन में मौजूद 300 kg के आसपास डेड वेट को यहाँ पे रिड्यूस करने का फैसला किया गया है और इससे तेजस Mk-1A तेजस Mk-1 वर्जन के मुकाबले लगभग 300 kg के आसपास हल्का होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड्स के लिए जिन एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तेजस Mk-1 की एयरफ्रेम है। तो आगे चल के तेजस Mk-1A के लिए जिन एयरफ्रेम का इस्तेमाल किया जाएगा उनमें ऐसी कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।